Welcome to the Arbitration and Conciliation Act 1996. I hope your all preparations are going well. Your exams are coming near. This act is again, I'm saying, very important. Let's start today's topic with another topic, that is settlement of dispute. And this topic is related to the conciliation. ठीक है students, don't get confused कि सेम टॉपिक हमने आर्बिट्रेशन के अंडर भी किया था, बट दिस इज रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स. कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स में कैसे सेटलमेंट होता है, व्हाट आर दो स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो, एंड आफ्टर सेटलमेंट उसका क्या इफेक्ट होता है ऑन द पार्टीज. राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, see here you have settlement of dispute under this section 67, 72 and 73. So these section include all the major kinds of thing that we include in settling the dispute. dispute का जो भी matter of issue होता है उसको कैसे settle down किया जाता है, क्या formalities होती हैं, क्या step हमें follow करने पड़ते हैं, वो आप इस heading के अंदर पढ़ेंगे. The role of conciliator is to assist the parties to dash settlement, to reach settlement. हर conciliator का major role, major मेथड या मेजर उनका क्या हेल्प रहती है कि उनको पार्टीज को असिस्ट करना है कहाँ पर आने में, वो एक सेटलमेंट पर पहुंच जाए, एक आपस में जो रजामंदी वाला काम है उस पर आ जाए, दोनों एक डिसीजन पर राजी हो जाए. सो दैट इज टू कम टू रीच टू सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. He may at any stage of the conciliation proceedings, जहाँ पर भी conciliation proceeding चल रही है, he is conciliator. Conciliator may at any stage make dash for the settlement, may make proposal. Proposal ला सकता है कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, क्या हम इस डिस्प्यूट को ऐसे सेटल कर सकते हैं, क्या आप दोनों भी मतलब पार्टीज को भी कहेगा यू कैन ऑल्सो गिव योर सजेशंस. सो दीज आर द मेन प्रपोजल्स. राइट, तो इसमें क्या होता है, ही मे एट एनी स्टेज इनवाइट द पार्टीज और ही कैन मेक प्रपोजल फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट. आफ्टर दिस सच प्रपोजल, जो भी वो प्रपोजल देंगे, नीड टू बी इन राइटिंग. राइटिंग में होना बहुत ज़रूरी है एंड नीड नॉट बी एकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीज़न. ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ कॉन्सिलिएटर उनके साथ रीज़न दे कि क्यों वो ये प्रपोजल ला रहे हैं, इसका इस नतीजे पर क्यों आना चाहते हैं. रीजंस देने की कोई नीड नहीं है, बट राइटिंग में होना वाकई चाहिए. प्रपोजल को आप एक डॉक्यूमेंट पर लिखकर पार्टीज को भेजिए. Then each party may on his own initiative, या तो खुद से या फिर invitation of the conciliator, conciliator के invitation पर, मतलब दोनों ही बातें हो सकती हैं. क्या क्या, या तो खुद के initiative से या conciliator के invitation से submit to the conciliator. conciliator को क्या submit करेंगे, the dash for the settlement of disputes, the suggestions. right, वो अपने खुद के सजेशंस भी दे सकते हैं कि उनको ये ठीक नहीं लग रहा, या ये नतीजा चाहते हैं, या उनको इस बात पर सही रजामंदी है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट इस बात के साथ ये कंडीशन होनी चाहिए. वट एवर दे फील, दे कैन सबमिट दोज सजेशन टू द कॉन्सिलिएटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स. ऑलराइट, तो पार्टीज को भी पूरा हक दिया जाता है कि वो खुद से भी अपना कोई नतीजा बता सकते हैं. Now when it appears to the conciliator, जब conciliator को ये लगे कि settlement is likely to be accepted by the parties, कि parties जो हैं इस settlement पर acceptance दे देंगी या इस settlement को accept कर लेंगी, इस decision या इस suggestion या इस proposal को accept कर लेंगी, he shall dash the terms of possible settlement. He shall formulate, बनाते हैं, क्या formulate करते हैं, the टर्म्स ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट्स. जो भी सेटलमेंट हो सकती है उसके रिगार्डिंग टर्म्स कंडीशन बनाएंगे एंड देन सबमिट देम टू द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशंस, कि अब आप बताइए ये नतीजों पर मैं पहुंचा हूँ, मैंने ये टर्म्स ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट बनाई है, अब आप इस पर अपनी राय रिव्यू दीजिए. ये पार्टीज को बोल दिया जाता है. इफ parties reach agreement,
नेक्स्ट थिंग क्या बताता है, अगर पार्टीज एग्रीमेंट पर पहुंच जाती है, दोनों एग्री कर देती हैं ऑन द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट कि यस वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस, अ डैश सेटलमेंट एग्रीमेंट विल बी ड्रॉन अप। कैसा? एक रिटर्न सेटलमेंट एग्रीमेंट बना दिया जाएगा एंड दैट मस्ट बी साइंड बाय द पार्टीज। ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड। अगेन आई एम पुटिंग हेयर स्टार्स दैट जो भी सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा अगर उस पर पार्टीज के साइन नहीं है, दैट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। उसको इफेक्ट में लाने के लिए या उस एग्रीमेंट को अगर आपको कल कहीं दिखाना है, उसकी वैलिड एक्सेप्टेंस करवानी है, पार्टीज के साइन होने बहुत ज़रूरी है। तो दैट मस्ट बी साइंड बाय द पार्टीज टू मेक इट डैश एंड बाइंडिंग, टू मेक इट फाइनल। उसको फाइनल इफेक्ट देने के लिए और उसको बाइंडिंग करने के लिए पार्टीज पर, इट मस्ट बी रिटन एंड साइंड। ऑल राइट, द नेक्स्ट थिंग इट सेज द कॉन्सिलिएटर शेल ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट मतलब वहां पर वो अपने साइन दे, उसको ऑथेंटिकेट करे, उसको वैलिड करे सेटल एग्रीमेंट, अपने साइन भी पुट करे और उसको ऑथेंटिसिटी दे कंप्लीटली, एंड डैश इट्स कॉपी। क्या करे? एंड फर्निश इट्स कॉपी टू ईच ऑफ द पार्टीज। दोनों ही पार्टीज को एक एक कॉपी भेज दी जाए, किस चीज की? सेटलमेंट एग्रीमेंट की, ताकि उस वो कॉन्सिलिएटर अपनी तरफ से हर वो ड्यूटी पूरी करने में रेडी रहे जो जो उसके अगेंस्ट एक ड्यूटी ऑब्लाइज्ड बनती है। So these are the certain steps of settlement. I hope you understood it. Let's move to the another topic. What it says, status and effect of settlement agreement. जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है उसका क्या स्टेटस और क्या इफेक्ट होता है, उसका लास्ट में क्या बाइंडिंग इफेक्ट रहेगा, दैट इज गिवन इन सेक्शन 74। मीन्स वो कितना वैलिड रखता है, उसकी एक्सेप्टेंस होती है या नहीं, पार्टीज उसको किस नज़रिए से देखती हैं उस सेटलमेंट को, उस एग्रीमेंट को, वो हमें समझना है। तो सेक्शन 74 हमें बताता है, इट प्रोवाइड्स दैट सेटलमेंट एग्रीमेंट शैल हैव सेम स्टेटस। जो सेटलमेंट एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में आया है, कॉन्सिलिएटर द्वारा जारी किया गया है, कॉन्सिलिएटर के साथ पार्टी भी उस मुद्दे पर एग्री कर गई हैं, उसका फिर क्या होगा? इट विल हैव सेम स्टेटस, भी उसका वही रहेगा, इफेक्ट भी वही रहेगा, एज एन आर्बिट्रल अवार्ड। जो आर्बिट्रेशन में आपने पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, आर्बिट्रल अवार्ड, इट विल बी सेम ऑन एग्रीड टर्म्स अंडर सेक्शन 30। All right, this means that it shall be treated as decree of the court। जैसे कोर्ट की एक डिक्री पास की जाती है, ये भी सेम वैसा ही रूप माना जाएगा, and it shall be enforceable as such। ये भी उसी सेम तरीके से एनफोर्सिएबल होती है जैसे कोर्ट की डिक्री होती है, अगर इसको सेम प्रोसीजर के साथ फ्रेम किया गया, कॉन्सिलिएटर ने सारे स्टेप्स फॉलो किए गए हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था कि आर्बिट्रल अवार्ड होता है, वैसा ये होगा और इसको भी एनफोर्सिएबल माना जाएगा। Right, so these are the two topics that we discussed today: how settlement of dispute is done and how is status and effect of that settlement agreement is generated. Right, so with this session came to an end. I hope you enjoyed. This is the topic of settlement of dispute under conciliation proceedings. Don't get confused. Till then, keep reading, keep watching, stay tuned. Thank you.